नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय त्रिपाठी। माधवी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में भारत के अब्बाय तंत्र के बारे में बात की थी। आज हम भारत के अब्बाय तंत्र को में हिमालय नदी तंत्र देखते हैं। हमने जब भारत के अब्बाय तंत्र बात की थी तो उसमें हमने नदियों को 3 आधारों पर वर्गीकृत किया था। वो 3 आधारों में सबसे पहला आधार था सागरी अभिन्यास के आधार पर, दूसरा आधार था जल ग्रहण क्षमता या अब्बाय क्षेत्र के आधार पर, और तीसरा आधार था उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पे हमने देखा था कि नदियों को पुनः 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक भाग था हिमालयी नदियां और दूसरा भाग कौन सा था? प्रायद्वीपीय भारत की। तो आज हम शुरू करेंगे हिमालयी नदी तंत्र से। हिमालयी नदी तंत्र या हिमालयी अब्बाय तंत्र से शुरू करेंगे। तो हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो सदा नीरा नदियां होती हैं। सदा नीरा नदियां क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें वर्ष भर जल का बना रहता है। वर्ष भर जल होने का कारण इनको सदा नीरा नदियों की संज्ञा दी जाती है। अब वर्ष भर जल कैसे बना रहता है? तो इन नदियों को मानसून ऋतु में वर्षा का जल प्राप्त हो जाता है और ग्रीष्म ऋतु में ग्लेशियर के पिघलने से जल की प्राप्ति हो जाती है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत में की जो नदियां होती हैं वो सदा नीरा नदियां नहीं होती, क्योंकि इनमें मानसून ऋतु में केवल वर्षा का जल प्राप्त हो जाता है और ग्रीष्म ऋतु में किसी भी सोर्स से उनको जल की प्राप्ति नहीं होती। इस कारण से इन नदियों में वर्ष भर जल नहीं बना रहता। लेकिन जो हिमालयी नदियां होती हैं उनमें वर्ष भर जल बना रहने के कारण इन नदियों की सदा नीरा नदियां कहा जाता है। हिमालयी नदियों में मुख्यतः जो मुख्य नदियां हैं, मुख्य नदी कौन कौन सी है? सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है। इन नदियों को पूर्ववर्ती नदियां की संज्ञा दी गई है। पूर्ववर्ती नदियों की संज्ञा क्यों दी गई है? यानी ये नदियां अपने पुराने स्वरूप में आज भी बह रही है। पुराने स्वरूप में कहने का मतलब, जब हिमालय नहीं था तब ये नदियां जिस स्वरूप में बह रही थी उस स्वरूप में आज भी बह रही हैं। जब हिमालय का उत्थान हुआ तो ये नदियां हिमालय का निरंतर अपरदन करती गई, यानी लंबवत कटाव करती गई और अपने स्वरूप को बनाए रखा। इस कारण से इन नदियों को पूर्ववर्ती नदियों की संज्ञा दी जाती है। आइए हम देखते हैं हिमालय की ये नदियां कैसे कटाव करती गई। हमने टेथिस भूसन्निधि जब पढ़ा था, टेथिस कोबर महोदय का जब टेथिस भूसन्निधि सिद्धांत पढ़ा था उसमें हमने बात की थी कि जो प्रायद्वीपीय भारत था, भारत का जो प्राचीनतम भाग था वो केवल प्रायद्वीपीय भारत था। इसका नाम था गोंडवाना लैंड। इसका नाम क्या था? गोंडवाना लैंड। और ऊपर वाला भाग था कौन सा? अंकारा लैंड। गोंडवाना लैंड और अंकारा लैंड के बीच में यहां था क्या? कुछ टेथिस सागर, इसको टेथिस भूसन्निधि भी कहते हैं। यहां पे क्या था? टेथिस सागर। हमने बात की थी कुछ अंकारा लैंड में उत्तर से दक्षिण की ओर नदियां बह रही थी, कुछ अंकारा लैंड में, और कुछ गोंडवाना लैंड में दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही थी। और जो अंकारा लैंड में बह रही थी उनकी डायरेक्शन क्या थी? उत्तर से दक्षिण की ओर। और गोंडवाना लैंड में जो बह रही थी वो दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही थी। ये नदियां अपने साथ बड़े मात्रा में अवसाद लाकर टेथिस भूसन्निधि में या टेथिस सागर में गिराती थी। टेथिस सागर में निरंतर इन नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के परिणाम स्वरूप जब टेथिस सागर में बलन क्रिया होती है तो एक बलन क्रिया के परिणाम स्वरूप एक पर्वत का निर्माण होता है, जिसका नाम क्या पड़ा? हिमालय पर्वत नाम पड़ा। तो अब हम बात कर रहे हैं नदियों के बारे में कि ये नदियां पूर्ववर्ती नदियां कैसे। तो हिमालय का जब उत्थान हुआ तो अंकारा लैंड में जो सिंधु सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं वो अंकारा लैंड में बहने वाली नदियां हैं। तो ये नदियां जब हिमालय का उत्थान हुआ तो ये नदियां हिमालय को उत्थान के समय से ही काटना प्रारंभ कर दी। जैसे जैसे हिमालय का उत्थान होता गया ये नदियां हिमालय को निरंतर अपरदन करती गई, लंबवत कटाव करती गई और अपने स्वरूप को बनाए रखा। और बाकी जो छोटी नदियां थी वो अपने स्वरूप को खो चुकी। ये जैसे जैसे हिमालय का उत्थान हुआ तो ये बाकी नदियां अपने स्वरूप को खो दी और केवल
केवल कौन कौन सी नदियां? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी ही अपना स्वरूप आज भी बनाए हुई है, क्योंकि ये हिमालय का निरंतर अपर्दन करती गई और अपने स्वरूप को बनाए रखने के कारण इन नदियों को पूर्ववर्ती नदी की संज्ञा दी गई है। जैसे हिमालय का जब उत्थान हुआ तो हिमालय कुछ इस प्रकार से पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय इस प्रकार से जब पर्वत का निर्माण हुआ तो ये नदियां जैसे जैसे हिमालय अपने स्वरूप में बढ़ रहा था, हिमालय का स्वरूप पहले कुछ ऐसा हुआ छोटा, क्योंकि निरंतर हिमालय की ऊंचाई जो है निरंतर बढ़ रही है। तो हिमालय की ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ना प्रारंभ की तो ये नदियां अपने मार्ग को बनाए रखने के लिए हिमालय का निरंतर कटाव करती गई और इसमें आई आकार की घाटी कुछ इस प्रकार की घाटी का निर्माण हुआ। जैसे कि हम बात करते हैं कि ये हिमालय पर्वत और इनके बीच में ये आई आकार की घाटी का निर्माण हुआ जिसे गार्ज की संज्ञा दी जाती है। तो इन तीन नदियों के द्वारा तीन गार्ज बनाए जाते हैं। आपको सिंधु गार्ज मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर में कौन सा गार्ज मिल जाएगा? आपको सिंधु गार्ज मिल जाएगा जो सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। सतलज नदी द्वारा सिपकिला गार्ज बनाया गया है। कौन सा गार्ज बनाया गया है? सिपकिला गार्ज किसके द्वारा बनाया गया है? सतलज नदी के द्वारा। ब्रह्मपुत्र की नदी सिपकिला गार्ज कहाँ है? तो सिपकिला गार्ज कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा दिहांग गार्ज बनाया गया है? तो दिहांग गार्ज कहाँ बनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया। तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं। ये हिमालय के उत्थान से पहले जिस स्वरूप में बह रही थी उसी स्वरूप में आज भी बह रही है। इन कारण से इन नदियों को पूर्ववर्ती नदियों की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ये अपने स्वरूप में बहने के लिए हिमालय का निरंतर अपर्दन करती गई। अब बात करते हैं गंगा नदी। जो गंगा नदी है, गंगा नदी पूर्ण रूप से पूर्ववर्ती नदी नहीं है। गंगा नदी पूर्ण रूप से पूर्ववर्ती नदी नहीं है, क्योंकि जो गंगा नदी है, गंगा नदी का उद्गम हुआ है कहाँ से? इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है बृहद हिमालय से गंगा नदी का उद्गम होता है। इन नदियों को जो उद्गम होता है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, इन नदियों को जो उद्गम होता है इनका उद्गम तिब्बत वाले भाग से होता है। ये हिमालय के भाग से इन नदियों को उद्गम नहीं होता, लेकिन जो गंगा नदी का उद्गम होता है इनका उद्गम होता है बृहद हिमालय से। ठीक है, तो जब हम हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बात की थी तो हमने देखा था कि सबसे पहले बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। सबसे पहले बृहद हिमालय, फिर उसके बाद मध्यम हिमालय और उसके बाद लघु हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी को उद्गम कहाँ से हुआ है? बृहद हिमालय से। तो गंगा नदी अपने उद्गम के पश्चात आने वाले हिमालय यानी मध्यम हिमालय और लघु हिमालय का निरंतर अपर्दन करती गई। इस कारण से इस नदी को भी पूर्ववर्ती नदी माना जाता है, लेकिन यह पूर्ण रूप से पूर्ववर्ती नदी नहीं है, क्योंकि ये बृहद हिमालय का कटाव नहीं करती। ये बृहद हिमालय से ही उद्गमित है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? बृहद हिमालय से हुआ है। ये केवल मध्यम हिमालय और लघु हिमालय का कटाव करती है, यानी ये भी पूर्ववर्ती नदी है, लेकिन पूर्ण रूप से पूर्ववर्ती नदी नहीं है। पूर्ण पूर्ववर्ती नदी में आपकी तीन नदियां हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। अब आइए हम देखते हैं, अब हम क्या देखते हैं एक एक नदी तंत्र में। सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र। अब हम देखते हैं सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र। हम देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र की जो कुछ प्रमुख नदियां हैं, कुछ 5 बड़ी सहायक नदियां हैं। 5 बड़ी सहायक नदियों में कौन सी हो जाए? झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई, ब्यास हो गई, सतलज हो गई। ये 5 नद होती है। 5 नदियां जो होती हैं, पंजाब को 5 नदियों का देश कहा जाता है
वो सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं। आप हम देखेंगे मानचित्र को द्वारा सिंधु की सहायक नदियों को और सिंधु सहित को। ठीक है, तो हमने एक ये भारत का मैप ड्रा किया है जिसमें हम सिंधु नदी तंत्र का अवलोकन करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये भारत है, यहाँ पे तिब्बत वाले भाग में एक पर्वत है, ये तिब्बत वाले भाग में एक पर्वत है। उस पर्वत का क्या नाम है? इस पर्वत का क्या नाम है? इस पर्वत का नाम है कैलाश पर्वत। ये कौन सा पर्वत है? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पे एक झील है, यहाँ पे एक झील है। उस झील का नाम क्या है? इस झील का नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर का नाम है चेमो युंगडुंग ग्लेशियर। युंगडुंग ग्लेशियर, इसको चेमो यांगडुंग ग्लेशियर भी कहा जाता है। यांगडुंग ग्लेशियर भी कहा जाता है। ठीक है, तो कैलाश पर्वत के, ये कौन सा पर्वत है? कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के पास चेमो युंगडुंग ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी का उद्गम होता है। इसके पश्चात सिंधु नदी उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई दमचौक, यहाँ पे पड़ता है दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है। उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है। और जब हमने बृहद हिमालय पढ़ा था तो बृहद हिमालय को हमने 3 भागों में विभाजित किया था। बृहद हिमालय की माफ कीजिएगा, ट्रांस हिमालय जब हमने देखा था तो ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां देखी थी। एक थी काराकोरम पर्वत श्रेणी, दूसरी थी लद्दाख पर्वत श्रेणी और तीसरी थी जास्कर पर्वत श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र है वो ये वाला क्षेत्र है। यहाँ पे काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है। तो जो सिंधु नदी बहती है वो काराकोरम और लद्दाख के बीचों बीच बहते हुए आगे यहाँ पे जब नंगा पर्वत के पास आती है, नंगा पर्वत के उत्तर में ये लद्दाख श्रेणी को काट देती है। नंगा पर्वत के उत्तर में यहाँ लद्दाख श्रेणी को, यहाँ पे कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत के उत्तर में लद्दाख श्रेणी को काटती है। ये कहाँ पे काटती है? तो ये भुज के निकट काटती है। यहाँ पे जिस क्षेत्र में काटती है उस क्षेत्र का नाम क्या है? भुज के निकट ये लद्दाख को पर्वत को काटती है। उसके बाद लद्दाख को काटने के बाद आगे बढ़ती है और पाकिस्तान में कहाँ प्रवेश करती है? पाकिस्तान में प्रवेश करती है चिल्लास के पास। चिल्लास के पास ये कहाँ? पाकिस्तान में प्रवेश करती है, चिल्लास के पास। उसके पश्चात जब पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और आगे आके कराची के पास अरब सागर में जाके मिल जाती है। कहां पे? कराची के पास। तो सिंधु नदी का जो उद्गम हुआ है, उस सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से। मानसरोवर के पास, झील के पास चेमो युंगडुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है और ये उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है। दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है। दमचौक के पास भारत में प्रवेश करने के पश्चात काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच बहती है और भुज के निकट, नंगा पर्वत के उत्तर में भुज के निकट लद्दाख श्रेणी को काटती है। और उसके पश्चात जब पाकिस्तान में प्रवेश करती है, कहां पे? चिल्लास के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में प्रवेश करने के पश्चात ये दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और कराची से पहले ये अरब सागर में गिर जाती है। अपने सभी सहायक नदियों को ले जाके अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो सिंधु नदी की जो लंबाई है, नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 2880 किलोमीटर। ठीक है, सिंधु नदी की भारत में लंबाई है 1114 किलोमीटर। ठीक है, ये कौन सी नदी है? ये है अपनी सिंधु नदी। ठीक है,
भारत में लंबाई कितनी है? तो भारत में 1114 किलोमीटर है। टोटल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो कितना है? तो जल ग्रहण क्षेत्र है 11.65 लाख किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 11.65 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद दूसरी नदी आती है। दूसरी नदी आती है, उसका नाम क्या है? तो दूसरी नदी है झेलम। कौन सी नदी है? झेलम। यहाँ पे पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली में शेषनाग के पास, बेरी नाग के पास एक झील है, उसका नाम है शेषनाग झील। शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है। यहाँ पे पड़ती है शेषनाग झील। कौन सी झील? शेषनाग झील। शेषनाग झील से किसका उद्गम होता है? झेलम नदी का। उसके बाद जब शेषनाग झील से ये चलना प्रारंभ करती है तो यहाँ बूलर झील, आगे चल के ये बूलर झील में मिल जाती है। बूलर झील में मिलने के पश्चात कहाँ? भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। कहां से कहां तक भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है? मुजफ्फराबाद से लेके मंगला तक भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। मुजफ्फराबाद से लेके मंगला तक भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है और आगे आके झंग के निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। झंग के निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। ये कौन सी नदी हुई? तो ये हुई अपनी कौन सी? झेलम नदी। ये कौन सी है? झेलम नदी। झेलम नदी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है वित्तास्ता नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका पुराना नाम क्या है? वित्तास्ता नाम है। ठीक है। और इसकी सहायक मतलब लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 725 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? तो 725 किलोमीटर। जो झेलम नदी है वो अनंतनाग से बरमूला तक नौकागम्य है। कहां से? अनंतनाग से बरमूला तक झेलम नदी नौकागम्य है। अब तीसरी नदी, जो दूसरी सहायक नदी के बारे में बात करते हैं। दूसरी सहायक नदी का कौन सी है? तो दूसरी सहायक नदी है चिनाब नदी। चिनाब नदी का जो उद्गम होता है, चिनाब नदी का उद्गम होता है लाहौल के पास बाड़ा लाचाला दर्रे से चिनाब नदी का उद्गम होता है। कहां से उद्गम होता है? लाहौल के पास बाड़ा लाचाला दर्रे से चिनाब का नदी का उद्गम होता है। यहाँ पे पड़ता है कौन सा दर्रा? एक दर्रा पड़ता है। उस दर्रे का क्या नाम है? बाड़ा लाचाला। बाड़ा लाचाला दर्रे से किस नदी का उद्गम होता है? तो बाड़ा लाचाला दर्रे से किस नदी का उद्गम होता है? चिनाब नदी का। चिनाब नदी पहले चंद्र और भागा दो अलग अलग धाराओं के रूप में निकलती है और हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। आगे चल के ये दोनों धाराएं मिल जाती है और फिर चंद्रभागा, हिमाचल प्रदेश में उसी धारा को हम क्या जानते हैं? चंद्रभागा के नाम से। पहले ये दो धाराओं के रूप में निकलती है बाड़ा दर्रे से चंद्र और भागा के। आगे आके हिमाचल प्रदेश में जब मिल जाती है तो इसे चंद्रभागा कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश के बाद इसको क्या कहा जाता है? चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये नदी या मतलब बाड़ा लाचाला दर्रे से निकलती है और आगे चल के कहा? झंग के निकट इसमें कौन सी नदी मिल जाती है? तो झंग के निकट इसमें कौन सी? झेलम नदी मिल जाती है। झेलम नदी मिल जाती है। अब बात करते हैं कौन सी नदी की? रावी नदी की। अब बात करते हैं रावी नदी की। रावी नदी का जो उद्गम होता है, रावी नदी का उद्गम कांगड़ा के पास रोहतांग दर्रे से रावी नदी का उद्गम होता है। कांगड़ा के पास रोहतांग दर्रे से, कांगड़ा के पास रोहतांग दर्रे से किसका उद्गम होता है? दर्रे से रावी नदी का उद्गम होता है। ठीक है। रावी नदी यहां से चलना प्रारंभ करती है और झंग के आगे किसमें मिल जाती है? चिनाब नदी में। यानी झेलम किस में मिली? झेलम भी चिनाब में मिली और रावी भी किस में मिली? रावी कहाँ मिली? रावी नदी कहाँ मिली? चिनाब नदी में मिली। रावी का जो दूसरा नाम है, ये कौन सी नदी है? ये रावी नदी है। उसका पुराना नाम क्या है? परूषणी है। पुराना नाम क्या है? परूषणी। रावी का पुराना नाम क्या है? तो रावी का पुराना नाम है परूषणी। ठीक है।
जो रावी की लंबाई है वो कितनी है? तो रावी की लंबाई है 725 किलोमीटर, माफ कीजिए 724 है, 724 किलोमीटर। और रावी का दूसरा नाम क्या है? परुष्णी। और ये कौन सी नदी थी? ये हमारी नदी थी चिनाब नदी। ये कौन सी नदी थी? ये थी चिनाब नदी। चिनाब नदी का दूसरा नाम क्या है? तो चिनाब नदी का दूसरा नाम क्या है? अस्कनी। अस्कनी। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1180 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं रोहतांग दर्रे के पास। रोहतांग दर्रे के पास एक कुंड है, उस कुंड का नाम है ब्यास कुंड। ब्यास कुंड से एक नदी का उद्गम होता है। यहाँ पे ब्यास कुंड से एक नदी का उद्गम होता है, रोहतांग दर्रे के पास ही है। कहाँ पे है? रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड। ब्यास कुंड से किस नदी का उद्गम होता है? तो ब्यास कुंड से ब्यास नदी का उद्गम होता है और ये भारत में बहती है, केवल भारत में बहती है। ये केवल भारत में बहती है, ठीक है। और उसके बाद ये कहाँ मिल जाती है? हरिके नामक स्थान में सतलज नदी से मिल जाती है। अब हम बात करते हैं सतलज नदी के बारे में। तो इसकी ब्यास नदी की लंबाई कितनी है? ये कौन सी नदी है? ये नदी है ब्यास नदी। ब्यास नदी की जो लंबाई है वो है 460 किलोमीटर। ब्यास का दूसरा नाम क्या है? तो ब्यास का दूसरा नाम बिपाशा है। बिपाशा, दूसरा नाम क्या है? बिपाशा। अब हम बात करते हैं कौन सी नदी की? तो अब हम बात करते हैं सतलज नदी की। सतलज नदी का जो उद्गम होता है कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के पास। यहाँ पे एक और दूसरी झील है, उसका नाम क्या है? राकासताल झील। कौन सी झील? राकासताल झील। राकासताल झील से किसका उद्गम होता है? तो सतलज नदी का उद्गम कहां से होता है? राकासताल झील से। राकासताल झील से सतलज नदी चलती है। उसके बाद यहाँ पे पड़ता है एक दर्रा, इस दर्रे का नाम है शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रे के पास ये भारत में प्रवेश कर जाती है। शिवकिला दर्रे के पास भारत में प्रवेश कर जाती है और आगे जाके हरिके नामक स्थान पे, ये स्थान का क्या नाम है? हरिके नामक स्थान पे इसमें कौन सी नदी मिल जाती है? तो हरिके नामक स्थान में इसमें क्या मिल जाती है? ब्यास नदी मिल जाती है। और आगे जब बढ़ती है ये नदी तो इसमें आगे चल के ये कौन सी नदी थी? चिनाब। चिनाब भी मिल जाती है। और मिठानकोट के पास ये कौन सा स्थान है? ये है मिठानकोट। मिठानकोट के पास ये कहाँ मिल जाती है? तो मिठानकोट के पास ये कहाँ मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। अब ये सतलज नदी की लंबाई कितनी है? तो ये है सतलज नदी की लंबाई है 1450 किलोमीटर। कितनी है? 1450 किलोमीटर। तो ये हुए सिंधु नदी तंत्र की जो 5 बड़ी सहायक नदियां हैं। अब इनके अलावा कुछ और भी छोटी सहायक नदियां हैं, उनके बारे में भी हम देखते हैं। तो और कुछ सहायक नदियों में जैसे यहाँ पे एक नदी है, उसका नाम है किशनगंगा नदी। किशनगंगा नदी जो किसकी सहायक नदी है? किशनगंगा नदी झेलम की सहायक नदी। यहाँ पे एक नदी है, उसका नाम है किशनगंगा नदी। किशनगंगा नदी झेलम की सहायक नदी है। उसके बाद आपको यहाँ सिंधु की सहायक नदियों में स्वात मिल जाएगी, फिर काबुल मिल जाएगी, फिर काबुल मिल जाएगी, कुर्रम मिल जाएगी, कुर्रम के बाद गोमल मिल जाएगी, गोमल के बाद गिलगिट मिल जाएगी। ये नदियां हैं, ये जो नदियां हैं गिलगिट, गोमल, कुर्रम, काबुल, स्वात, ये दाईं ओर से आके मिलने वाली नदियां हैं। और जो अभी तक जो हमने देखा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये बाईं ओर से आके मिलने वाली नदियां हैं। तो हम पहले वर्गीकृत करके भी देख लेते हैं। ये कुछ दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं, दाईं ओर, और ये है बाईं ओर। तो दाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं?
तो दाईं ओर से मिलने वाली नदियों में हमने कौन कौन से देखा? स्वात देखा, काबुल देखा, कुर्रम देखा, गोमल देखा, गिलगिट और कई नदियां हैं, लेकिन ये जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो नदियां हैं स्वात, काबुल, कुर्रम, गोमल और गिलगिट। दाईं ओर से मिलने वाली 5 नदियों में पहले हमने झेलम देखा। झेलम, चिनाब, क्रम है इनका, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। एक महत्वपूर्ण नदी है जास्कर, दूसरी नदी है हुंज नदी। हुंज नदी भी एग्जाम में पूछ चुका है, तो हुंज नदी। एक है सोहन स्वात, एक नदी है सोहन स्वात। ये बाईं ओर से मिलने वाली, बाईं ओर ये वाला सेक्शन कहलाता है, और ऊपर से जो आके मिलती है वो दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। तो अब हम बात करते हैं इनमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। तो आपको अगर मेंस की दृष्टि से देखा जाए तो मेंस की दृष्टि में किसी भी नदी का डायरेक्ट आपसे नाम लेके 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, और 6 मार्क्स में आपसे सिंधु नदी तंत्र के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु नदी तंत्र को समझाइए। सिंधु नदी तंत्र को आपसे पूछेगा तो आपको एक मैप के साथ उसको पहले मैप के साथ स्टार्ट करना है, उसमें मैप बनाना है। मैप में एक एक नदी को आप बाय फ्लो चार्ट समझा देंगे पहले, और एक एक नदी का थोड़ा थोड़ा उसका उद्गम स्थल, उसकी लंबाई और उसका मिलान बताते चलेगा, और उसका प्राचीन नाम बता देंगे। आपसे अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा तो जैसे आपसे सिंधु नदी पूछ लिया तो सिंधु नदी का आपको लंबाई बता देनी है, टोटल लंबाई कितनी है, भारत में लंबाई कितनी है, और इसमें कौन सी नदी आके मिलती है, उसका उद्गम कहाँ से है। आपने कई फैक्ट देखा, जैसे हम सिंधु नदी को उद्गम की बात करते हैं तो उद्गम कहाँ से हुआ है? कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। दम चौक के पास भारत में प्रवेश करती है, 2880 इसकी लंबाई है, और 1114 भारत में इसकी लंबाई है। बुंज के निकट ये लद्दाख पर्वत को काटती है, और चिल्लास के निकट कहाँ? पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद यह दक्षिण पश्चिम की ओर बहना प्रारंभ कर जाती है, और कराची के पहले कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ऐसे आपसे झेलम का पूछा तो झेलम कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से निकलती है, भूलर झील में मिलती है, और मुजफ्फराबाद से मंगला तक ये भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। अनंतनाग से बरमूला तक झेलम नदी नौकागम है, इसकी जो लंबाई है वो है 725 किलोमीटर। और झेलम नदी का दूसरा नाम क्या है? वित्तास्ता है। और आपसे तीसरी नदी में पूछे, जैसे तीसरी नदी हो गई चिनाब। चिनाब का उद्गम कहाँ से होता है? बड़ा चला दर्रे से चिनाब का उद्गम होता है। चिनाब पहले 2 धाराओं में रहती है, चंद्र और भागा के रूप में, फिर जब आगे मिल जाती है हिमाचल प्रदेश में ही आगे मिल जाती है तो बन जाती है चंद्रभागा। हिमाचल प्रदेश के बाद चंद्रभागा को चिनाब कहा जाता है। और चिनाब की जो लंबाई है वो है कितनी? चिनाब की लंबाई हमने कितना देखा? तो चिनाब की लंबाई है 1150 किलोमीटर। फिर बात करते हैं रावी की। बात करिए, रावी का दूसरा नाम परूशनी है, इसका उद्गम रोहतांग दर्रे के पास से होता है, इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। फिर हमने किसकी बात की? तो रावी के बाद नंबर आता है ब्यास नदी का उद्गम हुआ ब्यास कुंड से, इसको दूसरा नाम बिपाशा है, इसकी जो लंबाई है 460 किलोमीटर है। और फिर हम बात की सतलज नदी का उद्गम हुआ है राकाश ताल से, मानसरोवर झील के पास राकाश ताल झील से सतलज नदी का उद्गम होता है। सिपकिला दर्रे के बीच से ये भारत में प्रवेश करती है, और आगे आके इसमें हरिके नामक स्थान में ब्यास नदी का मिलन होता है, और मिठानकोट के पास ये किसमें मिल जाती है? सिंधु नदी में, और सिंधु नदी के साथ ये अरब सागर में गिरती है। और हमने क्या देखा? दाईं ओर से मिलने वाली कुछ नदियों में स्वात देखा, काबुल देखा, कुर्रम देखा, गोमल देखा और गिलगिट देखा। बाईं ओर से मिलने वाली झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, जास्कर, हुंज और सोहन स्वात। ये हुआ सिंधु नदी तंत्र। धन्यवाद। हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंदों तक शेयर करें।